सवाल यही है कि बैकफुट के ऊपर है कौन? लाख टके का सवाल है मेजर गौरव आर्या। बैकफुट पर कौन है? ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक परिप्रेक्ष्य में देखें लॉन्ग टर्म, तो ईरान बैकफुट में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान बैकफुट पे है, क्योंकि ईरान ने सबकी रातों की नींद जो है वो हराम कर दी है। तो सब, आप किसी से पूछिए, सबका एनालिसिस यही कि नहीं, ईरान जो है उसने सबको मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा क्यों नहीं है ये मैं आपको 3 पॉइंटों में बताऊंगा। सीधी बात ये है, सबसे पहली बात, जैसा आपने बताया अभी, ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है। तो ईरान ये कह रहा है कि उसकी जीत दूसरों को दर्द पहुंचाने में है। अब ईरान का कोई ऐसा टारगेट नहीं रह गया, बस तेल के दाम बढ़ते रहें, ईरान नेगोशिएट करे, पहली चीज। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब लोग दिखा रहे हैं तल अवीव में ये हो गया तो डेविड स्लिंग बर्बाद हो गया, तो आयरन डोम फेल हो गया। देखिए, अगर आप 100 मिसाइल मारेंगे, कोई भी सिस्टम 90-95% मिसाइल रोक लेगा, 100% कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता दुनिया में। लेकिन क्या आपने कोई वीडियो ईरान का देखा? क्या कोई संवाददाता किसी का भी ईरान के अंदर है जो कहता है कि मैं फलाना बोल रहा हूं और मैं तेहरान में खड़ा हूं और देखिए कितने मजे आ रहे हैं? तेहरान को उन्होंने बिल्कुल एक फुटबॉल पिच बना दिया है। पूरे ईरान में इतने बम मारे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कहां पे चल रही है उनके रॉकेट्स की। और तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप साइड बाय साइड वो चाइना से भी डील कर रहा है और वो कर रहा है इजराइल से डील, कि इजराइल से कह रहा है कि तुम यहां पे मारो, मैं चुप रहता हूं। मैं चाइना से डील कर रहा हूं, मैं रशिया से डील कर रहा हूं, एक काम करो चुपचाप से। मैं उनसे बोलता हूं कि ठीक है, यूक्रेन पे हम लोग हल्का हाथ रखते हैं, तुम ईरान से अपने संबंध काट दो। ये रशिया ने ऑफर किया था, ये रूस ने ऑफर किया था दोस्तों। तो ईरान के दोस्त भी ज्यादा वफादार नहीं है। रशिया ने साफ सीधी बात बोल दी। रशिया ने यह बोला है, यूक्रेन में आप दखलंदाजी बंद कर दीजिए, हम ईरान की हेल्प करना बंद कर देंगे। यह बात चल रही है गौरव असली जी। तो मैं अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म में देखूं कि एक 10-20 साल की भी अगर बात कर लें, दुनिया में यह भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ईरान आज बैकफुट के ऊपर है और इसका असर ईरान के ऊपर ज्यादा? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर लॉन्ग टर्म बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सबसे लड़ाई मोल ली। देखिए, अगर आप सिर्फ इजराइल से लड़ते तो बाकी मुसलमान देश ये कहते कि हां, हमें तेल का प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा रेवेन्यू रुक गया, हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं, शांति। आज की तारीख में आपको तो पता ही है सऊदी अरब क्या कह रहा है। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहता है कि ठोक दो इनको एक बार, और तब तक मत रुकना जब तक पूरे के पूरे नस्ल नाबूद ना हो जाए। बार बार सऊदी अरब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बोल रहा है कि छोड़ना नहीं इनको, अभी बीच में मत छोड़ना, अब तुमने लड़ाई शुरू कर दी है ना, अब इसको खत्म करके मानना। चलिए, सबके बीच सवाल यह भी है कि जो पश्चिम एशिया में चल रही जंग है उसमें बैकफुट के ऊपर है कौन? ये सवाल है जिसको हम बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर टूट चुका है या टूटा हुआ नजर आता है, तो उधर हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट है दुनिया में। ये दोनों आपको लग रहा है कि इफेक्ट कर रहा है कि ईरान उस तरीके से डेंट कर गया उसको, ईरान को? नहीं, बिल्कुल यही तो मेन पॉइंट है गौरव, जो आपने बात बोली है, यही तो असली बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं सीधी बात समझिए। मुश्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर है, आपने देखा उसका कोई वीडियो? 28 तारीख के बाद अगर किसी ने कोई वीडियो जारी करा हो कि मैं मुश्तबा खमेनी हूं, मैं लाइव हूं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब इन्होंने शपथ ली, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जब शपथ ली, वफादारी की शपथ ली, तो सामने भाई की फोटो लगी थी, फोटो पे शपथ ली है। शपथ इंसान के सामने ली जाती है, इन्होंने फोटो पे शपथ ली है कहां मुश्तबा खमेनी? डर की बात लोगों को क्या लग रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज नाउ इन चार्ज। जो रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्सट्रीमली रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो मरने की बात करते हैं, वो लोग ईरान की किस्मत को आज की तारीख में डिसाइड कर रहे हैं। ये बात है जो आपको लग रहा है ना कि ईरान इतने रॉकेट फायर कर रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक छितराया हुआ, एक बिखरा हुआ सिस्टम इन प्लेस कर दिया है, जिसमें वन मॉड्यूल इज नॉट रिलेटेड टू द अदर मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब लोग रॉकेट मार रहे हैं, जहां से रॉकेट आ रहे हैं फिर मार रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आज की तारीख में नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं गौरव, सब लोग ये कह रहे हैं कि तल अवीव में मिसाइल, क्योंकि इजराइल ने मीडिया को परमिट करा है कि अगर मिसाइल गिर रही है तो कैमरे से दिखाओ गिर रही है मिसाइल। मैं ये कहना चाहता हूं, ईरान क्यों नहीं परमिट करता? ईरान बोले कि जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। चलिए, आपको ले चलते हैं इस समय ग्राउंड जीरो के ऊपर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत अब्दुल्ला, उनका रुख करेंगे, रिफत से और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर इस समय स्थिति क्या है। रिफत, देखिए, सवाल नंबर एक यह है कि 5 दिन के बाद अब 30 दिन वाला प्रपोजल पहुंच चुका है।
तो बताइए कि उसका असर कहीं पर नजर आ रहा है इजराइल में? बम छोड़े जाने से लेकर बमों को जो उनकी तरफ मिसाइलें आ रही हैं उनको संभालने तक में लेकर। देखिए, अभी तो बात चल रही है। रात के दौरान भी यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक किए गए, टेल अवीव को भी निशाना बनाया गया और अभी भी क्लस्टर वॉरहेड जो है, क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। और जो कल दिन में सुबह सवेरे जो है वो टेल अवीव पे अटैक हुआ था, उसमें बताया गया कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, लेकिन रात के दौरान जो यहाँ पे अटैक्स हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हमने आसमान में देखा तो छोटे छोटे बम बिखर रहे थे। तो हमने अपनी आंखों से देखा और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में वो कैद भी हो गई सारी वो लम्हे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिलसिला अटैक्स का नहीं रुका। इसराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक्स किए गए और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेस जो है लगातार लेबनान में अटैक कर रहे हैं और लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कल हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 38 रॉकेट दागे नॉर्थ इसराइल पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 6 से 7 लोग घायल हुए और वहां पे भी तबाही हुई। तो अभी अटैक्स का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हो और कोई सीज फायर अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए अटैक्स का सिलसिला रोका था एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी ईरान की एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रेशर तब आया था जब ईरान की तरफ से 12 जगहों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। उसकी वजह से लगता है कि अमेरिका पे प्रेशर आ गया और उन्होंने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर के लिए। तो हो सकता है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट शायद यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आसिम मुनीर ने पेशकश की है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बात हुई है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सालसी करेगा इसमें, और उसमें टर्की भी शामिल होगा और साथ ही कतर होगा और इजिप्ट भी होगा उसमें। तो ये 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान होगा, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उसके बाद 15 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं हो सकता है उस पर बातचीत हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है अंदर से ईरान चाहता है कि 15 पॉइंट्स पे बात हो, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो बात करें कि उसको वो हॉल्ट करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने साफ कर दिया है कि मिसाइल्स बनाने का वो सिलसिला जारी रखेंगे। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं रिफत, क्या आपकी कोई आईडीएफ के सिपाही या किसी ऑफिसर से आपकी बात हुई है? इजराइल डिफेंस फोर्स के किसी ऑफिसर से बात हुई है और उनका क्या कहना है? खास तौर से लेबनान के अंदर ग्राउंड ट्रूप्स डालने की बात करी है इजराइल ने, और इजराइल ने इंकर्जन्स भी करे हैं। जो एक नदी है लिटानी, आई थिंक दैट इज द नेम ऑफ द रिवर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वहां तक हम इलाका कैप्चर करेंगे। उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, कुछ आइडिया है आपको? गौरव, मैं बताऊंगा आपको मेजर गौरव जी कि यहाँ पे मैं लेबनान में भी गया हूँ। 1 महीने से ज़्यादा मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की जब हिजबुल्लाह और इसराइल का वॉर चल रहा था 2004 में, क्योंकि वहाँ पे जो एरियाज़ हैं खासतौर से साउथ लेबनान, चाहे वो बीका वैली हो, चाहे वो सैदोन हो, चाहे वो नबाती का एरिया हो, उनको पूरी तरह से तबाह किया गया है। बेरोत के सबर्ब्स में दहाई है। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे सईद हसन नसरुल्लाह रहते थे और उनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, और वो गढ़ समझा जा रहा है हिजबुल्लाह का, उसको भी निशाना बनाया गया। कर्दुल हसन जो है समझा जा रहा है कि वो एक फाइनेंशियल चेन थी हिजबुल्लाह की, वो जो कर्दुल हसन के सेंटर थे उनको हर जगह पे निशाना बनाया गया। 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो निकल चुके हैं अपने घरों से साउथ लेबनान में, और इसराइल ने एक एरिया को पूरा कब्जे में ले लिया, और जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं उस ब्रिज को उड़ाया गया, और कल भी एक रास्ता पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यानी हिजबुल्लाह की मूवमेंट आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।